नमस्कार, अ वेरी गुड मॉर्निंग। न्यानदीप एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 2 बराबर लेक्चर 6 ऑफ 1 ईयर हिंदू रिवीजन। कल हमने शुरुआत की थी ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स की, आज हम वो कंप्लीट करेंगे। फाइन। सो द रिमेनिंग करंट अफेयर्स व्हिच वर कवर्ड इन लास्ट ईयर्स हिंदू न्यूज़पेपर्स, उनको हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। सो यस्टरडे उसका पहला सेशन रहा था ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट का, आज पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे। जो वाइल्ड लाइफ का सेक्शन होगा, यानी कि आपके टाइगर सेंसस, लेपर्ड सेंसस, चीता स्पीशीज, ऑल द नेटिव एंड फॉरेन स्पीशीज ऑफ इंडिया, तो पूरा वाइल्ड लाइफ का हम एक कंप्लीट अलग सेशन लेंगे जो अपकमिंग मंडे को होगा, बराबर। सो इन दैट सेशन वी विल बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू वाइल्ड। फिर वो एनवायरमेंट, ज्योग्राफी दोनों एंगल से कवर किया जाएगा। The conservation status, the projects related to conservation of the certain species of India, वहां पे differences क्या होंगे foreign and Indian species में, native species में, उसी के साथ what are the recent tiger census talking about, and बाकी जो animals है जैसे कि आपका चीता हो गया, leopard हो गया, elephant हो गया, तो उन सबको भी हम कवर करेंगे। all the bird species which are important for your UPSC prelims, all that will be covered in the upcoming session, that is Monday, next Monday। सो यहाँ पे फिलहाल आज के सेशन में वी विल कंप्लीट ऑल द रिमेनिंग करंट अफेयर्स ऑफ 2024 जो ज्योग्राफी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। फाइन। सो उस कॉन्टेक्स्ट में जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज, दैट इज योर लेक स्नो इफेक्ट, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का भी हिस्सा था। सिर्फ आर्टिकल नहीं था, उस पर एडिटोरियल भी आया था रिगार्डिंग लेक स्नो इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे लेक स्नो इफेक्ट, this is something new phenomenon which has not been asked yet in previous prelims paper, UPSC paper। तो यहाँ पे एक potential chance हम मतलब assume कर सकते हैं। Now what is lake snow effect? इसमें होता क्या है? It is a localized weather phenomenon। Localized मतलब it will depend on the local factors related to that region। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हो गई। That is the meaning of localized phenomenon, which will depend on the weather conditions or weather pattern of that particular region। So it is a localized weather phenomenon producing intense snowfall due to interaction of cold air। अब यहाँ पे condition क्या है? Interaction हो रहा है किनके बीच में? Cold air and warmer waters of large lakes। तो इन वर्ड्स को आपको गौर करना है। यहाँ पे कौन से वर्ड्स है? Localized phenomenon है ये। It will depend upon the local conditions, जैसे कि moisture availability हो गई, heat हो गई। So these will be the local factors which will determine this phenomenon। उसी के साथ it is interaction of cold air with warm waters over larger lakes। Small lakes पे ये phenomenon possible नहीं है, क्योंकि small lakes में दिक्कत ये है कि moisture availability या फिर favoring heat conditions are not that much to favor lake snow effect। तो इसके लिए underlying conditions है larger lake and interaction of warmer atmosphere over this larger lakes with cold air mass। तो ये है underlying condition। तो इसमें होगा क्या, mechanism क्या है, what is the course of evolution of lake snow effect? तो इसमें cold air flows over warm unfrozen waters of great lakes। अब ये great lakes कहाँ पे है, कौन से 5 great lakes है वो भी आपको याद रखने हैं, which is in the next upcoming slide। फिलहाल यहाँ पे हम मैकेनिज्म जान लेते हैं कि कैसे चीजें एक के बाद एक कंट्रीब्यूट करती है आपके लेक स्नो इफेक्ट में। फाइन। सो यहाँ पे कोल्ड एयर विल फ्लो ओवर अ वार्म लार्जर अनफ्रोजन लेक, बराबर। उसके बाद क्या होगा, ये जो वार्मर वाटर होगा इट विल ट्रांसफर हीट टू द अपर लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ये जो आपका वार्म वाटर है ओवर दिस लार्जर ग्रेट लेक्स, वो क्या करेगा, हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा। जो कोल्ड एयर मास उसके ऊपर से होके गुजर रहा है उसको वो हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा, बराबर। अब उसके बाद क्या होगा, एज एयर राइजेस एंड कूल्स इट फॉर्म्स नैरो बैंड्स ऑफ क्लाउड्स। अब ये वर्ड भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नैरो बैंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड वन अबाउट द अदर। तो क्लाउड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक के ऊपर एक, एंड दैट विल रिजल्ट इन हैवी स्नोफॉल एट अ रेट ऑफ 2 to 3 inches per hour। एंड इस फेनोमेनन को आप बोलते हो, इस फीचर को आप बोलते हो लेक स्नो इफेक्ट, बराबर। सो यहाँ पे अंडरलाइन कंडीशन क्या थी, जब आपका जो कोल्ड एयर मास है, जैसे कि कनाडा से जो आएगा कोल्ड एयर मास, जब वो एक वार्मर लार्ज अनफ्रोजन लेक के ऊपर से गुजरेगा, दिस लार्जर वार्मर लेक विल ट्रांसफर इट्स हीट एनर्जी टू द कोल्ड एयर मास। उसकी वजह से क्या होगा, the cold air mass will undergo condensation and layers of thick bands of clouds will be formed।
and that will result in heavy precipitation of snow at a rate of 2 to 3 inches per hour. इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं लेक स्नो इफेक्ट। अब यहाँ पे और एक पोटेंशियल प्रीलिम्स एंगल ये है कि यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स का जिक्र है वो कहाँ पाए जाते हैं एंड व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोस 5 ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से ये सवाल आपको पूछा जा सकता है। सो इट इज एसोसिएटेड विद ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका। व्हिच आर दोस 5 ग्रेट लेक्स, वो आपको याद रखने हैं। इन दैट केस फर्स्ट लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक एरी, लेक ह्यूरॉन एंड लेक ओंटारियो। इन 5 लेक्स के नाम आपको डेफिनेटली याद रखने हैं प्रीलिम्स के लिए एंड ऑल्सो द रिस्पेक्टिव पोजीशंस ऑन द वर्ल्ड मैप। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट से पूछा जा सकता है विच इज एक्चुअली पार्ट ऑफ योर करंट एंड पार्ट ऑफ योर हिंदू न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे लेक सुपीरियर, लेक मिचिगन, लेक ह्यूरॉन, एरी एंड ओंटारियो, ये 5 नाम याद रखिएगा। फाइन, सो दैट वाज द फर्स्ट आर्टिकल लेक स्नो इफेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे करंट न्यूज के तरफ। यस, जो काफी चर्चा में था, जनवरी 2025 में भी इस पे आर्टिकल आया था, दैट इज द लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड। सिर्फ चाइना का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट डैम जो बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है ब्रह्मपुत्रा नदी पे इन चाइना, दैट इज ब्रह्मपुत्रा डैम इन चाइना। उसका नाम क्या है? यारलुंग ज़ैंगबो। सो द नेम ऑफ द डैम इज यारलुंग ज़ैंगबो हाइड्रो पावर स्टेशन। कैपेसिटी कितनी होगी? 300 बिलियन किलोवाट एनुअली and it will heavily benefit the local population of Tibetan people and definitely commercial purpose के लिए चाइना के लिए भी ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। Now in that case it will align with the broader political strategy। ये किस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? Is it part of economic strategy of China? No, it is part of political strategy of China। ये याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड एंगल यहाँ पे बनता है पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड IR से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको गौर करना है द गोइंग आउट स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना, जहां पे चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, विच एनकरेजेस चाइना टू चाइनीज बिजनेस टू एक्सपांड देयर ग्लोबल प्रेजेंस एंड इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे उनका ग्लोबल प्रेजेंस या इन्फ्लुएंस इस डैम से कैसे रिलेटेड है। तो दिस डैम विल जनरेट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड विल एम्पावर द पीपल इन तिब्बत प्लेटू। तो उस कॉन्टेक्स्ट से दिस इज अ वेरी पोटेंशियल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डैम फॉर चाइना। तो यहाँ पे आपको गोइंग आउट स्ट्रेटेजी के बारे में याद रखना पड़ेगा। दे कैन आस्क यू इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, व्हिच स्ट्रेटेजी ऑफ चाइना? तो गोइंग आउट स्ट्रेटेजी यानी कि चाइना वांट्स टू क्रिएट इट्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर द होल वर्ल्ड, इट वांट्स टू हैव इट्स ग्रेटर इंपैक्ट ऑन द वर्ल्ड, बराबर। So in this case, China's concept of hydro-hegemony extends to its administration and control of rivers within its borders, notably the Mekong River and the Yarlung-Zangpo River. अब यहाँ पे ये जो रिवर है मेकोंग रिवर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा डैम भी कंस्ट्रक्ट हो रहा है एंड क्योंकि चाइना ब्रह्मपुत्रा डैम बना रहा है, भारत एंड जो नेबरिंग कंट्रीज है that is the lower riparian rivers associated with this Mekong, वो भी चुप नहीं बैठेंगे। जैसे कि म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, बराबर। दे आर ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स फ्रॉम देयर एंगल। अब अगर हम मेकोंग रिवर का पूरा कैचमेंट एरिया या पूरा कोर्स ट्रेस करें तो याद रखिएगा ये जो आपकी मेकोंग नदी है, यू कैन नोट हियर it will extend not only into China but it also extends to Myanmar, Vietnam, Laos, then Thailand, Cambodia as well. So यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि the catchment area of Mekong River does not extend to which of the following country? तो कौन से कंट्रीज में मेकोंग का कैचमेंट एरिया या फिर उसका रिवर बेसिन एक्सटेंड करता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सिर्फ चाइना तक वो मर्यादित नहीं है, सीमित नहीं है। सो दैट विल एक्सटेंड फर्दर इनटू म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड एंड कैम्बोडिया एज वेल। अब यहाँ पे नोट करने जैसा पॉइंट ये है कि मेकोंग पे जो 750 हाइड्रो पावर स्टेशंस है, क्या बोला मैंने, आई रिपीट इट, मेकोंग नदी पे जो 750 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है वो होल एंड सोल या फिर डोमिनेंटली चाइना को बिलोंग करते हैं या फिर चाइना के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे है। सो इन दैट केस द लोअर राइपेरियन कंट्रीज ऑफ मेकोंग, दैट इज म्यांमार हो गया, वहां पे वियतनाम हो गया, लाओस हो गया या फिर थाईलैंड, दे हैव नॉट येट फुल्ली कंस्ट्रक्टेड एनी सिग्निफिकेंट एनी लार्ज डैम ऑन द मेकोंग रिवर। छोटे मोटे डैम्स है बट इतना सिग्निफिकेंट या फिर मतलब बड़े कमर्शियल पर्पस जैसा कोई डैम अब तक
लोअर राइपेरियन कंट्रीज में नहीं बना है। तो इस पोटेंशियल को रियलाइज करते हुए लेओस, यहां पे नोट करना है, Laos has started making attempts and began construction of mega hydropower dams in the lower riparian region of Mekong River. तो यहाँ पे आपको लेओस को गौर करना है. You also have to remember the countries associated with the river basin of Mekong River. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के एंगल से. तो यहाँ पे और एक चीज गौर कीजिएगा, क्योंकि the Sanpo Brahmaputra river was in debate. In that case, you have to remember the north to south or west to east extension of rivers associated with China and the neighboring countries. तो यहाँ पे अगर आप ट्रेस करोगे आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी का कोर्स which is called Sanpo in China. उसके बाद this red line you can see Salween river, then you have Mekong river, then the Red river, Yangtze river and Yellow river. So do remember the course or extent of these major rivers in Southeast Asia, okay, southeastern countries of your world from west to east. ये गौर कीजिएगा, ये जो लाइंस है, ये जो इंपॉर्टेंट मेन रिवर्स है उनको नोट कीजिएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दे कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट आर्टिकल, यहां पे लैंडस्लाइड की बात हो रही है. Papua New Guinea landslide which was in news in 2024, जहां पे इंडिया ने काफी हैवी प्रोपोर्शन में ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया था, and that becomes part of FIPIC, that is Forum for India Pacific Islands Cooperation. तो इंडिया ने फिर से एक बार ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच दिखाया था, सहमति दिखाई थी by providing humanitarian aid to the affected people in the landslide. In that case, FIPIC, that is Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation, is a multinational grouping formed in 2014 for cooperation between 14 Pacific Islands. ये गौर कीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट न्यूज में था, हिंदू न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस में था. Question might be asked that Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation is a group of how many islands or between how many islands? That is 14 islands in the Pacific Ocean. Okay, that you have to remember. These islands are a part of three major group of islands. वो तीन major groups कौन से हैं? Melanesia, Micronesia and Polynesia. This you have to remember. तो वो तीन major groups कौन से हैं याद रखिएगा. उसी के साथ objectives. What is the objective of laying the foundation of this group, of this cooperation platform? Facilitation of trade and investment through business exchanges. And FIPIC is a manifestation of India's Act East policy, Indo-Pacific policy and South-South cooperation strategies. तो ये South-South cooperation and Act East policy का भी हिस्सा रहा है. Act East policy and that is Indo-Middle East corridor, ये दोनों सिमिलर नहीं है. Act East policy का मेन ऑब्जेक्टिव था, we want to increase the influence or increase the presence of India in terms of trade relations, in terms of political and cultural exchanges in Southeast Asia. हमें वहां पे हमारा influence या फिर हमारा presence establish करना है and बढ़ाना है. So that was the broader objective of this Act East policy. And उसको execute करने के लिए, trade and investment बढ़ाने के लिए, this platform, Forum for Indo-Pacific Islands, becomes an important opportunity for a country like India, who wants to establish its presence in Southeast Asian countries or Southeast Asia. बराबर? So ये सारे points आपके लिए काफी important है, क्योंकि FIPIC was a part of your Hindu newspaper article. It is group of 14 Pacific Islands and at the same time 3 major groups of islands associated with this region. यहाँ पे मैप में भी आपको मतलब आप नोट कर सकते हो उन आइलैंड्स को, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया. यू कैन नोट इट ऑन द वर्ल्ड मैप एज वेल. नेक्स्ट आर्टिकल, यस, ये भी एडिटोरियल का भी हिस्सा रहा है एंड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का भी हिस्सा रहा है. दैट इज योर GLOFs, which is Glacial Lakes Outburst Floods. Now what do you mean by this? It is sudden release. क्या है ये? Sudden release of water retained in a glacial lake that can be located in the front, at the side, underneath, within or on top of a glacier. तो यहाँ पे sudden outburst of large quantity or large volumes of water from a glaciated lake due to any stimulus or triggering factor. वो हो सकता है earthquake, वो हो सकता है बड़ा avalanche का outbreak, it can be landslide, it can be anything. सो उसकी वजह से जो काफी हैवी मात्रा में ग्लेशिएटेड लेक से जो पानी बहता है, वॉल्यूम आउटबर्स्ट होता है, दैट यू रेफर टू एज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स.
Now, it was recognized as a potential climatological disaster in India's National Disaster Management Plan in 2019. तो ये जो GLOF phenomenon है, इसको नेशनल डिजास्टर माना गया था 2019 में, 2019 में. Increase in area of glaciated lakes in India in 2023-24 has been by 33.7%. And अब अज्यूम कर सकते हो इससे क्लाइमेट चेंज पे और एल्बिडो इफेक्ट पे कितना भारी मतलब इंपैक्ट पड़ सकता है. इन दैट केस अगर आपका ग्लेशिएटेड लेक्स का प्रोपोर्शन 33.7% से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उतने ही परसेंटेज से आपका एल्बिडो भी रिड्यूस होगा, रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ द रेडिएशंस भी रिड्यूस होगी, and that will trap more and more radiations into the atmosphere, which will impact climate change, El Nino impact and global warming as well. तो जहां पे 33.7% स्नो मेल्ट हो रहा है, ग्लेशिएटेड लेक्स बढ़ रहे हैं, उसी प्रोपोर्शन में आपका एल्बिडो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा. जस्ट गिव मी अ मिनट. उसी प्रोपोर्शन में आपका एल्बिडो भी रिड्यूस होगा, and that will result in increased trapping of radiations into the atmosphere, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा. बराबर. Now 13 out of 486 glacial lakes in Uttarakhand are said to be vulnerable to this phenomenon, that is glaciated lake outburst flow. So 486 glaciated lakes जो उत्तराखंड में प्रेजेंट है, उनमें से 13 lakes are prone to this disaster. वहां पे ये होने का चांस है, हाई चांसेस है. Now in that case, what are the factors that cause this glacial lake outburst? So there are 5 main factors. वो 5 main factors कौन से हैं, नोट कीजिएगा. Geological factor, morphological, glacial surging, moraine dam instability and ice dam failure. वहां पे geological, that is earthquake, seismic activity, morphological, mass movement into glaciated lake, मतलब मान के चलो कोई बड़ा स्ट्रक्चर या फिर एवलांचे ग्लेशियल लेक में गिर जाता है एंड उसकी वजह से वहां से ओवरफ्लो हो जाता है. So that is morphological. Then glacial surging, that is severe rapid glacier advance. Glacier advance जो कि fjord type of coast में आपको दिखाई पड़ता है. So that you can compare the situation here. उसके बाद moraine dam instability, unconsolidated land. इसका perfect example है उत्तराखंड के landslides, जहां पे जो जमीन है, जो लैंड स्ट्रक्चर है, वो काफी ज्यादा अनकॉन्सोलिडेटेड है, जिसकी वजह से वहां पे फ्रेजिलिटी, इकोसिस्टम फ्रेजिलिटी या फिर लैंडस्लाइड के चांसेस काफी ज्यादा है. उसी के साथ आइस डैम फेलियर, दैट इज इट कैन बी ड्यू टू थर्मल स्ट्रेस और इट कैन बी ड्यू टू वाटर प्रेशर एंड इंटरनल मेल्टिंग ऑफ द स्नो. सो दैट विल कम अंडर आइस डैम फेलियर. सो दीज आर द पोटेंशियल कॉजेस and the potential trigger points and stimulus that can lead to your glacial lake outburst flow. बराबर. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एडिटोरियल में भी मेंशन किया गया था. दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट एंगल और पर्सपेक्टिव फॉर योर प्रीलिम्स. नेक्स्ट आर्टिकल, ताइवान स्ट्रेट, जो कि काफी ज्यादा डिस्कशन में था. द स्ट्रेट ऑफ ताइवान एसोसिएटेड विथ साउथ चाइना सी. अब जहां पे साउथ चाइना सी का सवाल आता है, वहां पे सारे एंगल्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि साउथ चाइना सी की सोविजनिटी बनाए रखने के लिए, इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया था. इंडिया ने मनीला एंड फिलीपींस की मदद की थी टू कॉम्बैट द ओवर इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस और सोविजनिटी और डोमिनेंस ऑफ चाइना इन द साउथ चाइना सी. कैसे? बाय सप्लाइंग ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस. राइट. So in that case, this article is very important क्योंकि वो IR का काफी important हिस्सा रहा है. In that case, you have to remember कि ये करंट आर्टिकल था क्या. अब यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए, a factual thing, that is 9-line policy of China, जो कि ओल्ड पॉलिसी थी. 9-line चाइना में चाइना ने क्या क्लेम किया था? सी, यू कैन नोट हियर 9-line जो ओरिजिनली जो ताइवान तक एक्सटेंड नहीं होती थी, दैट इज ओरिजिनल 9-line. 9 dashes were present. 9-line policy of China claim करती थी the sovereignty or the control of China which extends in the South China Sea. अब वो भी पॉइंट डिबेट में था क्योंकि जो सराउंडिंग नेबरिंग कंट्रीज है, आपका फिलीपींस हो गया, आपका म्यांमार, मनीला हो गया, उनका ये कहना था कि ये जो 9-line बनाई है चाइना ने, वो उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक्सटेंड कर रही है. तो ये किस हद तक लीगल है, किस हद तक वैलिड है? That is over dominance of China or over influence of China in the South China region, South China Sea region. But इसी criticism को overlook करते हुए
2023 में, in 2023 China came up with a new debate, with a new controversy. उस controversy का नाम था 9-line policy. 9-line policy. अब ये 10th जो एडिशनल डैश था या एक्सटेंड था, उसमें चाइना ने सोवरेनिटी कहा क्लेम करने की कोशिश की, स्ट्रेट ऑफ ताइवान में। याद रखिएगा, जो आपका पनामा कनाल है, बराबर, आफ्टर द टू मेन इंपॉर्टेंट कनाल्स, वन इन द रेड सी एंड वन दैट इज अमेरिका में जो पनामा कनाल है, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो इंटीग्रिटी बनाए रखता है इंडो पैसिफिक रीजन में, दैट इज योर स्ट्रेट ऑफ ताइवान, जो आज ताइवान के स्ट्रेट नाम से जाना जाता है, बट इनिशियली इट वाज कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा। अब यहां पे जो नई 10-line पॉलिसी है, इट ऑल्सो एक्सटेंड्स टू इंक्लूड सोवरेनिटी ऑफ चाइना ओवर द स्ट्रेट ऑफ ताइवान, एंड दैट इज नाउ अंडर क्रिटिसिज्म एंड एन इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ IR। अब यहां पे ताइवान स्ट्रेट के बारे में याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा विच सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ ताइवान एंड कॉन्टिनेंटल एशिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ताइवान है, एशिया एक्सटेंड कर रहा है यहां से चाइना से, बराबर, एंड उन दोनों के बीच में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जो इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रूट है, जो इंडो पैसिफिक ट्रेड को बनाए रखता है, क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सेस को बनाए रखता है इन द साउथ चाइना सी, एंड अदर इंपॉर्टेंट मिनरल ट्रेडिंग एंड माइनिंग को भी रेगुलेट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी इंटरेस्टेड है, यूएसए भी इंटरेस्टेड है, एंड दैट्स व्हाई स्ट्रेट ऑफ ताइवान इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करंट. So in this case, it was also called as Strait of Formosa, which forms an important trade route after many important straits in the world. तो यहाँ पे एक चीज नोट करनी थी, 9-line पॉलिसी जो मतलब प्रीवियस पॉलिसी थी चाइना की, that has been replaced by a new 10-line policy in 2023, which is presently under criticism and controversy. Okay. Next, Amrut 2.0 mission, that is अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसका नया इनिशिएटिव है जल ही अमृत इनिशिएटिव. फाइन. So this you have to remember, under Amrut 2.0, which new initiative for water conservation and combating pollution was devised? So that is Jal Hi Amrit initiative under Amrut 2 mission. ना इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाई वाज जल ही अमृत इनिशिएटिव स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो उसका मेन मोटिव था कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर, लोगों को हेल्दी पोर्टेबल वाटर, दैट इज ट्रीटेड वाटर विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंड हैवी मिनरल्स, वो लोगों तक पहुंचे, अवेलेबल हो फॉर ड्रिंकिंग पर्पस. उस कॉन्टेक्स्ट से इस मिशन को डिवाइस किया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द मेन ऑब्जेक्टिव वाज सप्लाई ऑफ हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर टू पीपल. Incentivize states and union territories for effective management of sewage treatment plants. तो it does not only extend to high quality treated water, but वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का वेल एग्जीक्यूशन, उनका मेंटेनेंस, उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो, उसके लिए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराना भी इस स्कीम का ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव रहा है. उसी के साथ सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, यानी कि जो वेस्ट वाटर है. अब याद रखिएगा, जहां भी आप ये वर्ड सुनते हो सर्कुलर इकोनॉमी, इसका मतलब होता है जीरो या फिर मिनिमल वेस्टेज. तो सर्कुलर इकोनॉमी अगर आप वाटर के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहोगे, सो व्हाट कैन यू एज्यूम हियर? सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है वो आप अदर नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हो. पानी वेस्ट मत करो, मतलब जो आपका रिमेनिंग वाटर या फिर वेस्ट वाटर होता है, डोमेस्टिक वेस्ट में जो वाटर जनरेट होता है, या फिर अदर वाटर दैट यू कैन यूज फॉर गार्डनिंग और अदर पर्पसेस, जहां पे हाइजीन इन्वॉल्व नहीं होती, बराबर. सो दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर, मिनिमल वेस्टेज ऑफ वाटर. टू फॉस्टर इंटरसिटी कोऑपरेशन, मतलब सिटीज में कंपटीशन रहे कि कौन सबसे ज्यादा अच्छा वाटर मैनेजमेंट करेगा, कौन रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेगा, हु विल हैव ऑप्टिमम यूसेज एंड लेस वेस्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर. तो इन सब चीजों को स्टेट्स में, इंटरसिटीज में स्पॉन्सर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये स्कीम डिवाइस की गई थी. इंसेंटिवाइज हाई क्वालिटी ट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज थ्रू सिस्टमैटिक इंप्रूवमेंट्स. सो ऑल दीज वर द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जल ही अमृत इनिशिएटिव. फाइन. सो ये इनिशिएटिव, ये स्कीम याद रखिएगा, जल ही अमृत, विच वॉज पार्ट ऑफ अमृत 2 मिशन. नेक्स्ट,
सीपीसीबी रिपोर्ट, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नया रिपोर्ट जो 2024 में आया था, इट स्टेटेड दैट 80% ऑफ द एनवायरमेंटल फंड्स रिमेन्ड अंडर यूटिलाइज्ड। जो एनवायरमेंटल फंड्स दिए जाते हैं किस कॉन्टेक्स्ट के लिए, किस चीज के लिए, नई टेक्नोलॉजी इंकॉर्पोरेट करने के लिए इंडस्ट्रीज में जो मिनिमल एयर पोल्यूशन कॉज करेगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विच विल रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन द एटमॉस्फेयर। तो इन सारी चीजों के लिए, रेगुलेट करने के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए हर साल एनवायरमेंटल फंड्स रिलीज किए जाते हैं। इट वाज एस्टिमेटेड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि ये जो फंड्स एलोकेट किए जा रहे हैं उसमें से 80%, दैट इज ऑलमोस्ट होल ऑफ द एनवायरमेंटल फंड्स आर गेटिंग अंडर यूटिलाइज्ड। उनका सही तरीके से इस्तेमाल या फिर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, एलोकेशन नहीं हो रहा है, राइट। सो सीपीसीबी के बारे में याद रखिएगा क्योंकि ये बॉडी डिस्कशन में थी, न्यूज में थी। सो दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज लीगल एक्ट से एस्टैब्लिश की गई थी, विच एक्ट अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट ऑफ 1974। तो इस एक्ट के तहत हमने सीपीसीबी इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया था एंड उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था। Now it is entrusted with powers and functions under Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981. It functions under Ministry of Environment, Forest and Climate Change. पूछा जा सकता है। And along with state pollution control boards, they are responsible for implementation of legislations, that is laws related to preventing and control of environmental pollution. So उनका मेन काम कहाँ एक्सटेंड होता है, जो लॉज होते हैं रिगार्डिंग कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशंस, उस पे सुपरवाइज करना एंड उस पे मतलब ट्रैकिंग रखना। सो दैट इज द मेन फंक्शन अंडर सीपीसीबी, जो स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट ऑफ 1974, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इतने पॉइंट्स आप याद रखो रिगार्डिंग सीपीसीबी। नेक्स्ट, इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो 2023 में साइन हुई थी, अडॉप्ट हुई थी एंड 2024 में भी उस पर डिबेट था, मतलब उस पर कुछ चैलेंजेस या फिर उसके एग्जीक्यूशन पे सवाल उठाए गए थे। वो एग्रीमेंट है BBNJ, दैट इज बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी प्रोटोकॉल। अब ये है क्या चीज? इट वाज अडॉप्टेड इन 2023 एंड इट इज ओपन फॉर सिग्नेचर फॉर 2 years, दैट इज 2 साल तक, दैट इज 2025 तक अदर कंट्रीज या फिर इंटरेस्टेड कंट्रीज इस ट्रीटी का हिस्सा बन सकते हैं, इस ट्रीटी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इट वाज अडॉप्टेड इन 2023। इट विल बी एन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। बाइंडिंग है, कंपल्सरी है, वॉलेंट्री ट्रीटी नहीं है, ये लीगली बाइंडिंग है। 91 कंट्रीज as of now have joined this treaty and 2025 तक और भी कंट्रीज इसका हिस्सा बन सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या था, दैट इज मेन, वो पूछा जा सकता है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्रीमेंट इज कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। तो जो नेशनल जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड जो आपका एरिया एक्सटेंड होता है, बराबर, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर वहां पे सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेस बनाए रखने के लिए इस ट्रीटी को इंप्लीमेंट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट एंगल फंडेड बाय, अब जहां पे आप इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हो कि जहां पे नेशनल जुरिस्डिक्शन खत्म हो रहा है वहां पे मरीन रिसोर्सेस क्या रहे, सस्टेनेबल रहे, प्रिजर्व्ड रहे, तो अल्टीमेटली उसके लिए पैसा भी लगने वाला है टू रेगुलेट ऑल दिस फैक्टर्स। तो उसके लिए फंडिंग कौन देगा? Who will fund this body or this treaty? तो फंडिंग will come from Global Environment Facility GEF and other organizations which are philanthropic in nature. Fine. So these are certain important facts regarding this treaty, क्योंकि ये treaty 2023 में adopt हुई थी, 2024 में discussion में थी, recent है, तो there are high possibilities of being asked in prelims. So BBNJ full form क्या है? Biodiversity Beyond National Jurisdiction, adopted in 2023. As of now, 91 countries have signed it. It is open for signatory till 2025. And funded by Global Environment Facility GEF under Ministry of Science, not Ministry of Environment and other things. Okay, यहाँ पे याद रखिएगा Ministry of Earth Sciences. That is the regulatory body for this treaty, implementation of this treaty, and it is international legally binding treaty है भाई।
यहाँ पे लीगली बाइंडिंग चीजें होगी, मतलब यू हैव टू फॉलो इट एंड यू हैव टू बी इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिमिट्स ऑफ दिस ट्रीटी। आप इसको वायलेट नहीं कर सकते, या फिर यू विल हैव टू पोस्ट पेनल्टीज। नेक्स्ट, कोल्ड लावा। अब कोल्ड लावा क्या चीज है, कहां पे हुआ था, ये है क्या चीज, याद रखिएगा लावा ही है, इट इज नॉट समथिंग अपार्ट फ्रॉम लावा। बट जो आपका नॉर्मल लावा होता है इट इज इन मोल्टन स्टेट। सो कोल्ड लावा जो होता है इट इज नॉट fully in molten state, it is not fully melted, so that is the condition which gives rise to cold lava, जो कि इरप्ट हुआ था माउंट कैनलॉन में, फिलीपींस में। आपको लोकेशन याद रखनी है, कंडीशंस याद रखने हैं एंड अदर फीचर्स रिलेटेड टू कोल्ड लावा, बराबर, क्योंकि ये हुआ था 2024 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। सो कोल्ड लावा इरप्शन इन माउंट कैनलॉन, फिलीपींस। Conditions occurs when water interacts with volcanic ash and debris on the slopes of a volcano. So what is underlying mechanism? कौन सी situation में ये cold lava erupt होगा? जब आपका water vapor interact करेगा, heavily interact करेगा, react करेगा chemically, किसके साथ? Volcanic ash and debris के साथ, that will result in formation of cold lava. And that can only happen when there are huge pyroclasts or volcanic eruptions in the cores of volcano. ये अंडरलाइन कंडीशन है कोल्ड लावा फॉर्म होने के लिए। सो इन दैट केस ऑल्टरनेटिव नेम इसको लहर बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में, बराबर। सो लहर मतलब ही आपका कोल्ड लावा। लहर्स कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 75 to 80 किलोमीटर पर आवर, मतलब उनकी स्पीड काफी तेज होती है, वो काफी तेजी से स्प्रेड होते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन। दे कैन ट्रेवल फार डिस्टेंसेस अप टू 60 किलोमीटर फ्रॉम द वोल्केनो। नॉर्मल लावा इज एक्सट्रीमली हॉट एंड कंप्लीटली मोल्टन, काफी मतलब कंप्लीटली मोल्टन स्टेट में होता है, whereas ये जो कोल्ड लावा लहर्स होते हैं दे आर नॉट मोल्टन एंड वेरी इन टेम्परेचर, सेमी मोल्टन स्टेट में होते हैं वो, इसीलिए उनको कोल्ड लावा कहा जाता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड कोल्ड लावा। ओके, लावा इज मोल्टन रॉक, लहर्स आर मिक्स ऑफ वाटर एंड वोल्केनिक डेब्रिस व्हिच आर नॉट फुल्ली इन मोल्टन स्टेट। सो दैट इज द कंडीशन। कहां पे इरप्ट हुआ था, ये केस कहां पे दिखी थी, ये याद रखना है, माउंट कैनलॉन, फिलीपींस, दैट्स इट। नेक्स्ट, कोरल ब्लीचिंग्स पे न्यूज आर्टिकल था 2024 में, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, दोनों एग्जाम्स के लिए। कोरल ब्लीचिंग, कोरल रीफ्स, ये एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है हर साल, या फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम पास्ट 5 years दिस हैज बीन वेरी लाइक मेन टॉपिक विच हैज बीन एम्फसाइज्ड। तो कोरल ब्लीचिंग हैज स्टार्टेड बट इज लिमिटेड टू वन स्पीशीज दैट इज गोनियोपोरा। तो कोरल ब्लीचिंग हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हर वाटर बॉडीज में हो रहा है, बट एक स्पीशीज है जो काफी हाईली इफेक्टेड है एंड इन्वॉल्व है इस कोरल ब्लीचिंग मैकेनिज्म में, एंड दैट मेन स्पीशीज और हाईली इन्वॉल्व स्पीशीज इज गोनियोपोरा। दिस यू हैव टू रिमेंबर। अब उस कॉन्टेक्स्ट में, कंजर्वेशन एफर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज हुई थी दैट इज आर्टिफिशियल रीफ्स वर इनकॉर्पोरेटेड। 300 आर्टिफिशियल रीफ्स को डिप्लॉय किया गया था ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम, तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, आर्टिफिशियल कोरल रीफ्स को कहां डिप्लॉय किया गया था, विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन कोस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू विच इंडियन कोस्ट? सो दैट इज रामेश्वरम में, तमिलनाडु कोस्ट में। 2023-24 is being named as the 4th global mass coral bleaching event. Okay? सो 2024 में जो लार्ज स्केल में हैवी मात्रा में कोरल ब्लीचिंग हुआ था, दैट इवेंट हैज बीन मार्क्ड एज 4th ग्लोबल मास कोरल ब्लीचिंग इवेंट। हेवीली इंपैक्टेड स्पीशीज गोनियोपोरा। 300 आर्टिफिशियल रीफ्स वर इनकॉर्पोरेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एट रामेश्वरम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर प्रीलिम्स। अब ये हो गया करंट एंगल। अब यहाँ पे प्रीलिम्स आपको क्या क्या पूछ सकती है, देखो, कोरल रीफ्स को कार्बन सिंक कहा जाता है। They are also called as tropical rainforest of oceans क्योंकि उनमें बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा पाई जाती है। जिस वाटर बॉडीज में आपके कोरल रीफ्स होंगे वहां पे बायोडाइवर्सिटी काफी ज्यादा होगी, हरी भरी होगी। दैट इज व्हाई उनको बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस। ओके, एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन सिंक क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। देयर आर 3 बेसिक टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल रीफ। फ्रिंजिंग रीफ दैट इज अंडमान एंड निकोबार, एंड जो आपका लक्षद्वीप है, जो आपका कोरल आइलैंड है, which is a group of 36 coral islands, it is of the type atoll. तो लक्षद्वीप is a type of atoll coral reef. उसके बाद symbiotic association है
वो हम सबको पता है। ब्लीचिंग के मैकेनिज्म आपको पता होनी चाहिए। ब्लीचिंग क्यों होगा? ब्लीचिंग माने कि डिसोसिएशन। जो आपका एल्गल कंपोनेंट है, जो आपका फंगल कंपोनेंट है फाइकॉन, वो जब डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि जब आपके कोरल रीफ्स डेड हो जाएंगे, उस मैकेनिज्म को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। तो वो ब्लीचिंग क्यों होगी, उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट आर द आइडियल कंडीशंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। तब हम समझ सकते हैं कि अगर ये आइडियल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ब्लीचिंग हो सकता है, देयर इज पॉसिबिलिटी। सो दोज आइडियल कंडीशंस आर शैलो वाटर, क्योंकि डीप पानी में, डीप वाटर्स में सनलाइट परकोलेट नहीं हो सकती। शैलो पानी में, जहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ शैलो है, वहीं तक आपकी सनलाइट रीच होगी एंड दैट कैन ट्रिगर फोटोसिंथेसिस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ कोरल रीफ्स। डीप पानी में आपको कोरल्स नहीं देखने को मिलेंगे। दैट इज अबाउट लेस देन और अप टू 100 फीट का पानी होना चाहिए। लोटिक वाटर में दिखेंगे आपको, दैट इज फ्लोइंग वाटर। स्टैग्नेंट या फिर लेंटिक वाटर में आपको कोरल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां पे फ्रेश ऑक्सीजन रीसर्कुलेट नहीं होता। थर्ड पॉइंट, सीवर्ड साइड में आपको ज्यादातर दिखेंगे, ओके, एज एक्टिव टाइड्स एंड करंट्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड वाटर। तो आपको ज्यादातर कोरल्स सीवर्ड साइड में देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल या फिर लैंडवर्ड साइड। टेम्परेचर कितना लगेगा? टेम्परेचर कंडीशंस भी आइडियल होनी चाहिए, जैसे कि 23 to 29 डिग्री सेल्सियस शुड बी द आइडियल टेम्परेचर कंडीशन, क्योंकि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो डिसोसिएट हो जाएंगे एंड दैट कैन रिजल्ट इन ब्लीचिंग ऑफ कोरल्स। ओके, सो दीज वर द आइडियल कंडीशंस जहां पे कोरल्स पाए जाते हैं। अब अगर ये आइडियल कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुए, यानी कि पानी पोल्यूटेड है, टर्बिड पानी में भी आपके कोरल्स नहीं पाए जा सकते। सो अगर पानी पोल्यूटेड है, अगर पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़ गया बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट, ओके, एंड so under such conditions, under such stimulus, there will be dissociation of corals and उस चीज को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। अब यहाँ पे ब्लीचिंग आप समझ जाओगे, बट उसके इंपैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं कि what are the consequences और what will happen if there is bleaching of coral reefs। तो लॉजिक लगाने की बात है ये, बराबर। यहाँ पे ज्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, लॉजिक लगाओ। अगर कोरल रीफ्स का ब्लीचिंग हो जाता है, अल्टीमेटली क्या होगा? डिकॉम्पोजिशन होगा। जहां पे डिकॉम्पोजिशन होगा वहां पे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एरोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होंगे। सो दैट विल इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ द वाटर बॉडी। दूसरी चीज, जहां पे कोरल रीफ्स का डिसोसिएशन हो रहा है, दे विल गेट डीकंपोज्ड। तो जब वो डीकंपोज हो जाएंगे, उनके शेल्स में जो कैल्शियम एंड कैल्शियम सॉल्ट्स स्टोर्ड थे वो पानी में फिर से घुल मिल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। सो दैट विल इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ दैट वाटर बॉडी। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। अल्टीमेटली अगर कोरल रीफ्स आपके मर गए तो उन पे जो छोटे मोटे फिशेस डिपेंडेंट है, उनकी भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, बराबर। सो इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम ऑफ दैट वाटर बॉडी। सो अल्टीमेट इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे इन केस ऑफ ब्लीचिंग? सैलिनिटी बढ़ेगी, आपका पानी टॉक्सिक होगा, वाटर बॉडी टॉक्सिक हो जाएगा, इट विल इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ दैट वाटर बॉडी, इट विल रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो ये इंपैक्ट हो गए आपके कोरल ब्लीचिंग के। ये इंपैक्ट्स आप एनालाइज करो, समझ के लो, यहाँ पे रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है, ओके। कंप्लीट लॉजिक है, ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंसेप्ट है। नेक्स्ट आर्टिकल, हाई सीज ट्रीटी। अब हाई सीज ट्रीटी चर्चा में थी, न्यूज आर्टिकल में भी थी, हिंदू न्यूज़पेपर में। हाई सीज ट्रीटी क्यों इंप्लीमेंट की गई थी, ये समझने के लिए ये डायग्राम समझना जरूरी है एंड इसको इंटरप्रेट करना भी जरूरी है ना। याद रखिएगा, ये आपका लैंड बेस है, यानी कि आपका बीच साइड है एंड यहां पे आपकी सी शुरू होती है, दैट इज दिस इज योर कोस्ट लाइन, बराबर। ये आपकी कोस्ट लाइन हो गई, बेस लाइन हो गई ना। अगर इस बेस लाइन से मैं पानी में, आपके ओशन बॉडी में, आपके बे ऑफ बंगाल में या फिर आपके अरेबियन सी में 12 नॉटिकल माइल्स तक जाती हूं, तो वो हो गई मेरी टेरिटोरियल सी। आपका टेरिटोरियल सी कहां तक एक्सटेंड होता है? 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होता है, दैट इज योर टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी का मतलब क्या हुआ? हाउ डू यू रीड दिस वर्ड टेरिटोरियल सी? टेरिटोरियल सी का मतलब ये हुआ कि वहां पे हमारी कंप्लीट सोवेजनिटी है, जो चाहे हमारे हिसाब से, हमारे मर्जी से होगा। यानी कि कोई भी अदर शिप्स, फॉरेन शिप्स, जैसे कि मान के चलो श्रीलंका से या फिर कोई अदर आइलैंड से फिशरमैन्स या फिर कोई और लोग फिशिंग एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए बिना सरकार के परमिशन के, बिना भारत सरकार के परमिशन के
इस 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर नहीं कर सकते, वहां तक हमारी कंप्लीट सोविजनिटी है। तो जहां तक 12 नॉटिकल माइल्स एक्सटेंड करते हैं वहां तक कंप्लीट सोविजनिटी होती है उस कंट्री की, यानी कि टेरिटोरियल सी में हमारा जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हो सकता है, हमारी कंप्लीट सोविजनिटी है, वहां सिर्फ हमारी मर्जी चलेगी। बट जैसे ही हम 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करते हैं एंड 24 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये आई मार्क इट विद एन डिफरेंट कलर, ये जो इलाका है, तो इस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट रीजन फ्रॉम बेसलाइन टिल 24 नॉटिकल माइल्स, तो वहां तक एक्सटेंड होता है आपका कंटीजियस जोन। यहां पे एक चीज गौर कीजिएगा, भले ही ये रीजन 24 नॉटिकल माइल्स का हो, बट ये जो एक्स्ट्रा 12 नॉटिकल माइल्स है, बराबर, यहां पे स्पेशल क्या होगा एज कंपेयर टू टेरिटोरियल सी, जैसे कि टेरिटोरियल सी में हमारी पूरी मर्जी चल रही थी, पूरी सोविजनिटी थी, दैट विल नॉट बी द केस इन दिस 12 नॉटिकल माइल्स, एक्स्ट्रा 12 नॉटिकल माइल्स। तो यहां पे जो ग्रीन लाइन से मैंने रीजन मार्क किया है, यहां पे हमारा लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होता है। ओके, वी एक्सरसाइज लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। We have limited access over resources and over rights in the sea. तो ये हो गया एक्स्ट्रा 12 नॉटिकल माइल्स का जोन, एंड ये पूरा 24 नॉटिकल माइल्स का जो जोन है उसको कंटीजियस जोन बोला जाता है। अब करते हैं बात एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी कि बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक जो सी सरफेस है, दैट विल कम अंडर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की खासियत क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की खासियत यह है कि वहां वी एक्सरसाइज और वी हैव स्पेशल राइट्स विथ रिस्पेक्ट टू फिशिंग एक्टिविटीज एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। बट यहां पे एक चीज गौर करनी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अदर कंट्रीज सराउंडिंग द इंडियन ओशन रीजन और एनी ओशन रीजन फॉर दैट पर्पज, other countries have or can exercise freedom of navigation। मतलब बाकी के कंट्रीज यहाँ पे नेविगेशन, अपनी एक्टिविटीज, अपना रिसर्च कैरी आउट कर सकते हैं, वहां पे हमारा कंप्लीट अधिकार या फिर कंप्लीट सोविजनिटी नहीं होती। So that is the thing with exclusive economic zone. We have special rights with respect to fishing, with respect to extraction of oil, mineral resources। वो स्पेशल राइट्स हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट बाकी के कंट्रीज भी कर सकते हैं, वो वहां पे डिफरेंस है। सो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात यह है कि वहां पे अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनटू द वाटर्स, ओशनिक वाटर्स। सो दैट इज समथिंग स्पेशल अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एंड यहाँ पे ये जो हाई सीज ट्रीटी की हम बात कर रहे हैं, दैट एक्सटेंड्स टू प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन दिस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्योंकि एक चीज गौर कीजिएगा, एक चीज समझिए यहाँ पे कि टेरिटोरियल सी तक हर कंट्री अपने रिसोर्सेस प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगी, मरीन रिसोर्सेस मेंटेन करने की, एनरिच करने की कोशिश करेगी, बट नो वन विल बॉदर अबाउट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो एक्स्ट्रा रीजन है जहां पे मतलब बाकी कंट्रीज भी अपना अधिकार या फिर राइट्स क्लेम कर सकती है, वहां के रिसोर्सेस के बारे में कौन सोचेगा? हु विल थिंक अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेस इन दैट रीजन? तो उस चीज के लिए डिवाइस की गई थी हाई सीज ट्रीटी। सो दैट वाज फॉर द सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और इन द जोन विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी के बाद जो मरीन रिसोर्सेस है उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके जो रिसोर्सेस है, उनकी जो लेवल है, क्वांटम लेवल्स प्रिजर्व करने के लिए हाई सीज ट्रीटी हैज बीन इंप्लीमेंटेड। सो ये डायग्राम क्लियर है, आई होप। नाउ हाई सीज ट्रीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। हाई सीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में दिस रीजन, यहां से जो आपका रीजन शुरू होगा, यहां से जो आपका रीजन शुरू होगा टिल हाई सीज। हाई सीज कब शुरू होगा? व्हेन योर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन विल एंड, दैट इज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद शुरू होता है आपका हाई सीज का रीजन। तो वहां पे आपके मरीन रिसोर्सेस को प्रिजर्व करना, उनका सस्टेनेबल यूज करना, दैट इज द मेन मोटिव अंडर हाई सीज। सो हाई सीज आर पार्ट्स ऑफ द सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन
in the territorial sea or in the internal waters of a state or the country. UN clause demarcates different zones जैसे कि टेरिटोरियल सी, कंटिजियस जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. ये कहां तक एक्सटेंड करते हैं ये नोट कीजिएगा. टेरिटोरियल अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, कंटिजियस अप टू 24 नॉटिकल माइल्स जहां पे हमारा लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होता है, एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट इज अप टू 200 नॉटिकल माइल्स जहां पे अदर कंट्रीज भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एक्सरसाइज कर सकती है. फाइन. सो दैट वाज अबाउट द हाई सीज ट्रीटी which extends to high seas region beyond 200 nautical miles जहां पे sustainable use of marine resources किया जाएगा. Next article, just give me a minute for that. ओके. इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन जिसके टनल के बारे में कल के हिंदू न्यूज़पेपर में न्यूज आर्टिकल था. नाउ इन दिस केस लेंथ याद रखो 10.8 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैक बनाया जाएगा विच विल बी कंडक्टेड और विच विल बी एग्जीक्यूटेड इन 2 phases. तो ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन, इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन 2 phases, phase 1, phase 2. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी फॉर दिस पर्पस. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन सी कंट्री टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए या फिर लेइंग ऑफ ट्रैक्स के लिए इस प्रोजेक्ट में मदद कर रही है, इस प्रोजेक्ट में कोलैबोरेट कर रही है. सो दैट इज जापान. दैट मेक्स दिस आर्टिकल इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल पे मदद ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं किसी फॉरेन कंट्री से. सो दैट कंट्री इज जापान. दैट मेक्स दिस आर्टिकल इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. तो इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन कहां पे बनने जा रही है? कोलकाता में. कहां से टेक्नोलॉजी ली जा रही है फॉर लेइंग ऑफ द ट्रैक्स? जापान से. बराबर. सो कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इज द एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट विद पार्शियल फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन. यहां पे सिर्फ फाइनेंशियल मदद ही नहीं ली जा रही, याद रखेगा टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू लेइंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रेल ट्रैक, उस रिलेटेड चीजें भी हम जापान से इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में. द अंडरग्राउंड टनल विल क्रॉस द हुगली रिवर एसोसिएटेड विद विच रिवर पूछा जा सकता है. हुगली रिवर फॉर अप्रोक्सीमेटली हाफ अ किलोमीटर नेसेसिटेटिंग अ 520 मीटर अंडर वाटर सेक्शन ऑफ द टनल, मेकिंग द ईस्ट वेस्ट मेट्रो टनल द फर्स्ट अंडर वाटर टनल इन इंडिया. ये भारत की पहली अंडर वाटर टनल है. कहां पे है? फिर से कोलकाता में. मदद, फाइनेंशियल मदद किसने की है? जापान ने. ये 2-3 पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एंगल से. द अंडर वाटर टनल विल बी एट अ डेप्थ ऑफ 13 मीटर बिलो द वाटर. अब ये 13 मीटर क्यों इंपॉर्टेंट है, डेप्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मान के चलो अगर कोई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आता है कि दे माइट आस्क यू व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन इंडिया, तो वहां पे 2-3 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं जिसमें वो डेप्थ भी मेंशन कर सकते हैं. तो इसीलिए यहां पे डेप्थ याद रखिएगा. डेप्थ जो होगी इस कंस्ट्रक्शन की टनल की दैट विल बी अप टू 30 मीटर बिलो द वाटर. So these are the important prelims pointers for your current article related to India's first underwater metro tunnel जिसकी लेंथ होगी 10.8 किलोमीटर. It will be managed or authorized by Kolkata Metro Rail Corporation, being financially assisted by Japan, associated with Hooghly River and up to depth of 13 meter below the water. यहाँ पे फेज 1 फेज 2 के बारे में डिटेल्स है, इतने सारे टेक्निकल चीजों में जाने की जरूरत नहीं है. जस्ट रिमेंबर कि फेज 1 में कंस्ट्रक्शन कहां से लेके कहां तक होगा एंड फाइनल जो फेज 2 तक डेस्टिनेशन है, मतलब एस्टिमेटेड डेस्टिनेशन है, दैट इज अप टू हावड़ा स्टेशन, हावड़ा मैदान. इतना याद रखो, दैट मच इज सफिशिएंट. नेक्स्ट आर्टिकल INS जतयू. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये. भारत का नया नेवल बेस विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन लक्षद्वीप, दैट इज INS जतयू. नाम याद रखिए, नाम पूछा जा सकता है डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में. सो INS जतयू इंडियाज न्यू नेवल बेस लोकेटेड इन लक्षद्वीप. यहां पे इट इज द सेकेंड नेवल बेस इन लक्षद्वीप आफ्टर द्वीप्रकाशक इन कावारती. कावारती क्या है? कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप है. सो ये लक्षद्वीप में भारत का सेकेंड नेवल बेस रहा है. अब क्यों एस्टैब्लिश करने की बात हो रही है? व्हाई इज इंडिया
Why is India planning to establish new naval bases? रीजन ये है, फिर से वही रीजन, चाइना, फिर से वही कॉमन रीजंस आ जाते हैं सामने, चाइना, क्योंकि चाइना इज ट्राइंग टू क्रिएट और ओवरशैडो द डोमिनेंस और इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन। अब यहां पे चाइना इज ट्राइंग टू स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेट और प्रोवाइड फ्रेंडली अलायंस टू मालदीव्स, टू श्रीलंका, एंड अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाता है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब चाइना हमारे बगल में, हमारे नेबरहुड में, यानी कि श्रीलंका और मालदीव्स में अपना नेवल बेस एस्टैब्लिश करेगी। एंड मान के चलो अगर कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है जहां पे इंडिया एंड चाइना आर ऑन फेस टू फेस, तो इन दैट क्राइसिस इट कैन बिकम अ वेरी हैवॉकिंग कंडीशन फॉर इंडिया कि चाइना ने पूरी तरफ से, पूरे डायरेक्शन से इंडिया को घेरा है। सो ऐसा ना हो, इसीलिए वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सपांड एंड एनहांस आवर नेवी एट बेस्ट वेज पॉसिबल। सो उन सारे पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड अ न्यू नेवल बेस इन लक्षद्वीप, विच इज सेकेंड नेवल बेस इन लक्षद्वीप, जिसका नाम है INS जतयू। द बेस एनहांसेस ऑपरेशनल रीच ऑफ इंडियन नेवी इन द इंडियन ओशन, boosting its capabilities for anti-piracy, anti-narcotics activity and surveillance operation। तो सर्वेलेंस के कॉन्टेक्स्ट में एंटी नार्कोटिक ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये नेवल बेस एस्टैब्लिश किया गया है। Situated in Minicoy Island, the southernmost atoll, that is atoll island of Lakshadweep part, it strategically overlooks vital sea lines of communications, strengthening India's maritime presence in the Indian Ocean region. Minicoy Island, where INS Jatayu is located, sits at the intersection of crucial sea lines of communications। कौन से चैनल्स? 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल। तो जहां पे ये मिनिकॉय आइलैंड है, जहां पे ये बेस सिचुएटेड है, वहां पे दो इंपॉर्टेंट कमर्शियल लाइंस एसोसिएटेड है, दैट इज योर 8 डिग्री एंड योर 9 डिग्री चैनल। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। INS Jatayu, which is a new naval base, is associated with which channel? They can confuse you between 8 डिग्री, 9 डिग्री and 10 डिग्री। तो यहां पे याद रखना है 8 डिग्री चैनल एंड 9 डिग्री चैनल। That's it। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था ये। नेक्स्ट आर्टिकल, स्टेटस ऑफ कॉपर इंडस्ट्री इन इंडिया, जहां पे कॉपर इंडस्ट्री की बात हो रही थी। वी आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कॉपर मैन्युफैक्चरिंग या फिर कॉपर रिसोर्सेज। तो उस सिलसिले में इंडिया कॉपर डिमांड ग्रेव बाय 13% टू हिट 1700 किलो टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 24। उसी के साथ ट्रेडिशनली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स फॉर मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट। तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है कॉपर इंडस्ट्री में वो किस सेक्टर में है? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 43%, एंड दैट इज कंट्रीब्यूटिंग 11% टू द GDP। As per the study undertaken by International Cooperation Association of India, the copper demand in the country witnessed 13% increase in the year 2024. This makes this article very important. यहाँ पे percentages, अब याद रखिएगा ये इंडियन ज्योग्राफी एंड आपके इकोनॉमी का इंटीग्रेटेड सवाल बन सकता है। यहाँ पे कॉपर रिक्वायरमेंट में सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस सेक्टर में है? सो दैट इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यहां पे कॉपर की डिमांड सबसे ज्यादा है। फाइन। नेक्स्ट, टर्टल्स एंड गोमती रिवर। यहां पे टर्टल्स पे 2-3 आर्टिकल्स आके गए हैं 2024 में विद रिस्पेक्ट टू ऑलिव रिडले टर्टल्स, अदर स्पीशीज ऑफ टर्टल्स, बराबर। तो यहाँ पे टर्टल ये स्पीशीज डेफिनेटली हम मंडे के लेक्चर में कवर करेंगे, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फीचर्स ऑफ टर्टल। बट यहाँ पे हम ज्योग्राफी के एंगल से स्पेसिफिकली रिवर्स कौन से एसोसिएटेड है, रीजन्स कौन से एसोसिएटेड है, IUCN स्टेटस क्या है, फ्रॉम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, वो सारी चीजें कवर करेंगे। फाइन। सो इन दिस रिगार्ड टर्टल्स एंड गोमती रिवर। अब यहाँ पे न्यूज आर्टिकल क्या था? 600 टर्टल्स were seized successfully from smugglers and were released into Gomati river in forest area of Malihabad near Chandrika Devi temple। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये कंजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट से, एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट से। यहाँ पे न्यूज क्या थी? 600 टर्टल्स जो स्मगलर्स के हाथों से रेस्क्यू करके रिलीज किए गए थे। कौन सी नदी में? गोमती रिवर में, बराबर। कौन से इलाके में? मलिहाबाद एरिया नियर चंद्रिका देवी टेम्पल। पूछा जा सकता है। इट इज एलुवियल रिवर। अब ये जो गोमती रिवर है हम सबको पता है
गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, मेन ट्रिब्यूटरी है. इट इज alluvial river that originates from Gomat Tal or Fulhar Jheel from Pilibhit in Uttar Pradesh. So it is associated with state of UP. It joins river Ganga near Varanasi. Potential question, जैसे कि उन्होंने एक बार पूछा था, यमुना रिवर जो है वो गंगा को कहां जाके मिलती है? प्रयागराज. So yes, जहां पे जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गंगा की, वो गंगा को कहां आके ज्वाइन करती है? दोज लोकेशंस और दोज peculiar cities are important. Those peculiar locations are important for you all. So यहाँ पे डेफिनेटली एक joins river गंगा at वाराणसी पूछा जा सकता है. गोमती नदी जो कि न्यूज में थी 2024 में, वो गंगा को कहां जाके मिलती है? वाराणसी में मिलती है, याद रखिएगा. There are various cities that are situated on the banks of river Gomti such as Sultanpur, Lucknow, Jaunpur and Lakhimpur Kheri. ये सिटीज डेफिनेटली इतना टेक्निकली यूपीएससी नहीं पूछती जो कि एमपीएससी या फिर अदर स्टेट सिविल सर्विसेज पूछती है, बट यहाँ पे यूपीएससी को अगर हम सोचे तो यहाँ पे वाराणसी मीटिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट है. गोमती रिवर स्मगलिंग एक्टिविटी जहां पे रेस्क्यू किया गया था 600 टर्टल्स को, वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. एंड यस, द peculiar spiritual place that is Chandrika Devi temple which is associated with UP, which is associated with Gomati river. ये एंगल्स याद रखिएगा यूपीएससी के लिए. एंड अगर मैं कहूं जो लास्ट पॉइंट है वो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए आपको लग सकता है, जो लोग एमपीएससी अदर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है. दिस इज नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी. ओके, नेक्स्ट आर्टिकल जो मैंने बोला, ऑलिव रिडले टर्टल्स भी चर्चा में थे, न्यूज आर्टिकल में थे हिंदू न्यूज़पेपर में. तो ऑलिव रिडले टर्टल आर एसोसिएटेड विद गहिरमाता मरीन सेंचुरी जो कि है ओडिशा में. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखना है जहां पे ये स्पीशीज पाई जाती है. एंड ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में है वो इंटर्न आपका और एक पोटेंशियल क्वेश्चन है. ऑलिव रिडले टर्टल स्पीशीज एसोसिएटेड विद गहिरमाता मरीन सेंचुरी ओडिशा. अब जैसे मैंने बोला, कल के लेक्चर में भी बताया था, जहां पे पेक्युलर सेंचुरीज का जिक्र होता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फिर वो टाइगर रिजर्व्स कौन से रिवर से एसोसिएटेड है वो डेफिनेटली आपको याद रखना कंपलसरी है. Ultimately, this Gahirmata Marine Sanctuary is associated with the tributaries of Mahanadi River, जो कि important नदी है ओडिशा में. ओके, महानदी रिवर. पेरियार लाइफलाइन ऑफ केरला, महानदी लाइफलाइन ऑफ ओडिशा. तो यहाँ पे याद रखिएगा गहिरमाता, ऑलिव रिडले टर्टल्स, ओडिशा एंड एसोसिएटेड विद रिवर महानदी. प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है ऑलिव रिडले टर्टल्स का पूछा जा सकता है. एनवायरमेंट के एंगल से अगर क्वेश्चंस आए तो मेनी अ टाइम्स दे आस्क यू द IUCN स्टेटस ऑफ सर्टेन स्पीशीज व्हिच आर करेंटली इन द न्यूज आर्टिकल्स. जैसे कि यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स का जिक्र हो रहा है. अब ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में जो जानकारी है, जो प्रीलिम्स रिलेटेड पॉइंटर्स है, वो मंडे के सेशन में हम देखेंगे. फिलहाल यहाँ पे एनवायरमेंट का एंगल हम कवर करेंगे. दैट इज IUCN status of olive ridley species is vulnerable. साइट्स के साइटेशन से वो अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड किए जाते हैं एंड WPA एक्ट के जरिए दे आर इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. ये 3 स्टेटस आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए. IUCN स्टेटस, WPA स्टेटस एंड साइट्स का इंडिग्नेशन. फिर से एक बात देखिए, मैप यू कैन नोट, हो सकता है विजुअल मेमोरी से आपको ज्यादा आसानी से याद रहने में आसानी हो. यहाँ पे गहिरमाता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एसोसिएटेड विद ओडिशा, स्टेट ऑफ ओडिशा, एंड यहाँ पे महानदी के ट्रिब्यूटरीज वहां पे डिस्पर्स हुए हैं. सो इट इज मेनली एसोसिएटेड विद मेन रिवर महानदी. IUCN स्टेटस क्या था? वल्नरेबल था. WPA डेजिग्नेशन शेड्यूल 1 में इंक्लूडेड है. साइट्स डेजिग्नेशन अपेंडिक्स 1. नेक्स्ट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इस पे एडिटोरियल भी था, न्यूज आर्टिकल भी थी, दोनों न्यूज़पेपर्स में, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू. अब यहाँ पे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की बात हो रही है जो कि न्यूज में थे. ये होते क्या है? पोल्यूटेंट्स मतलब ये एज्यूम मत करो कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे. दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ओनली, कार्बन बेस्ड ही होते हैं. बट यहाँ पे दिक्कत ये है कि दे गेट एक्यूमुलेटेड इनटू द बॉडीज ऑफ पीपल. वो आसानी से एक्सक्रीट नहीं होते बॉडी में से एंड दे कैन कॉज डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑन हेल्थ. दे हैव सर्टेन हेल्थ हैजार्ड्स. सिंपल. तो यहाँ पे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में 2-3 आर्टिकल्स 2024 में पब्लिश हुए थे. रिगार्डिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन एक आर्टिकल था, रिगार्डिंग परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एक आर्टिकल था. देयर वर मेनी आर्टिकल्स. तो बेसिकली दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स.
तो पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते क्या है? दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कार्बन बेस्ड ही है बट बॉडी के लिए हार्मफुल है. They get accumulated in the living organisms including humans and are found at higher concentrations at higher levels in the food chain. किस टर्म का जिक्र हो रहा है इस स्टेटमेंट में? There are two terms, bio accumulation and bio magnification. कई बार हम ऊंचे ऊंचे पर्वतों को चढ़ जाते हैं और आसान चीजों में गड़बड़ कर देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए आपके प्रीलिम्स 2025 में. अवॉइड सिली मिस्टेक्स. बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन में डिफरेंस क्या है? मेनी स्टूडेंट्स मिस इंटरप्रेट दिस टू विद वन अनदर. बायो एक्यूमुलेशन का मतलब यह हो गया कि एक ही ऑर्गेनिज्म में, एक ही इंडिविजुअल में, बराबर, वो चीज एक्यूमुलेट होती जा रही है ओवर पीरियड ऑफ टाइम. बायो मैग्निफिकेशन का मतलब यह हुआ कि अगर उस ऑर्गेनिज्म को किसी और स्पीशीज ने फीड किया, बराबर, सो इट विल गेट प्रोपागेटेड और इट विल गेट एक्यूमुलेटेड एट हायर लेवल्स इन द फूड चेन. वो मतलब हुआ मैग्निफिकेशन का. मतलब मान के चलो रैबिट है, रैबिट के बॉडी में ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स एक्यूमुलेट हो गए. सो उस रैबिट को मान के चलो किसी और ऑर्गेनिज्म ने खाया, मान के चलो शेर ने खाया. सो दोज स्पीशीज और दोज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स विल गेट एक्यूमुलेटेड इनटू लायन which is at next level in the food chain. बराबर. तो हायर लेवल्स पे, हायर हायरार्की पे क्या हो रहा है? दो स्पीशीज और दो कंपोनेंट्स आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इनटू द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. तो वो हो गया बायो मैग्निफिकेशन. अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे सिंपल ट्रिक है. एक्यूमुलेट होना मतलब क्या? इकट्ठा होना, कलेक्ट होना. सो इकट्ठा एक ही इंडिविजुअल में होगा. एंड मैग्निफिकेशन का मतलब है मल्टीप्लाइंग इफेक्ट हायर लेवल्स पे. तो हायर फूड चेन्स में जब आप बात करते हो तो वहां पे आप टर्म यूज करते हो बायो मैग्निफिकेशन. दीज टू आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स इन एनवायरमेंट. जो यूपीएससी, एमपीएससी कोई भी एग्जाम हो वहां पे आपको पता होने ही चाहिए. बायो मैग्निफिकेशन, हायर लेवल्स ऑफ फूड चेन, बायो एक्यूमुलेशन, एक ही इंडिविजुअल की या ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं. सो यहां पे उन्होंने पीओपीज के बारे में जिक्र किया था. बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन का मतलब मैंने आपको बताया. स्टॉकहोम कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है. इट वाज रिलेटेड टू रिड्यूसिंग द यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स. अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एनफोर्स किया गया था 2004 में, जब इसमें 12 पीओपीज का इंक्लूजन था. Initially, when Stockholm Convention was enforced, initially we had 12 persistent organic pollutants, जो इस लिस्ट का हिस्सा थे अंडर स्टॉकहोम कन्वेंशन. तो उन 12 पीओपीज को बोला जाता था डर्टी डजन्स. They were called dirty dozens क्योंकि वो 12 थे नंबर में. ओके, डजन्स. So the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants call for reduction or elimination of release of POPs globally, all over the world. Parties to the convention commit to not produce or use these chemicals listed in its annexures. मतलब मान के चलो ये जो 12 POPs है, the signatory countries which are signatory to the Stockholm Convention that was enforced in 2004, उनको ये डेडिकेट करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा कि वो इन 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को मैन्युफैक्चर भी नहीं करेंगे एंड उनको इस्तेमाल भी नहीं करेंगे किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में या फिर ह्यूमन कंजम्पशन रिलेटेड आर्टिकल्स में या फिर ह्यूमन कंजम्पशन या फिर ह्यूमन डे टू डे रिलेटेड आर्टिकल्स में. So to date 185 countries have ratified the Stockholm Convention. Again something important, यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है जो 2023 में बदली थी, दैट इज 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में, 11th मीटिंग ऑफ कोप में 16 न्यू POPs were added to the list or annexure of Stockholm Convention. That is why this article is very important. 2023 में जो COP11 कंडक्ट हुआ था, in that meeting 16 new POPs were added to the list. Okay, 16 नंबर याद रखो. इनिशियली 12 थे, अब 16 न्यू ऐड किए गए हैं. So 11th meeting of COP which was held on 12 May 2023, बराबर, of the parties amended Annex A to the convention to the list and added 16 new persistent organic pollutants. फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ऑर्गेनिक ही केमिकल्स है, कार्बन बेस्ड ही है बट आपके बॉडी के लिए घातक है, बराबर. Initially when Stockholm Convention was enforced in 2004, they had 12 POPs under its annexure. 2023 में जब COP11 कंडक्ट हुआ था, उसके मीटिंग में
Annexure A was amended and उसमें 16 न्यू persistent organic pollutants को ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था. So these are the prelims pointers. यहाँ पे बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन का भी डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मूविंग on to the next current article, आइसलैंड अर्थक्वेक. अब देखिए आइसलैंड की अगर हम बात करते हैं, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, फिर भी वहां के लोग बहुत खुश हैं. कहने का मतलब यह है कि आइसलैंड इज एट नंबर 1 इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, बट वही कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक्स दुनिया में पाए जाते हैं. सो फिर से 2024 में आइसलैंड न्यूज में था. Almost every year Iceland is in news articles, some or the other article or discussion because of earthquakes, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा seismic zones है, seismic prone zones है. So in this case Iceland earthquake, Iceland is positioned on the mid Atlantic ridge. कल हमने mid Atlantic ridge के बारे में पढ़ा था. World's highest mountain ranges और longest mountain ranges are associated with which ridge? उसका जवाब था mid Atlantic ridge. मैंने आपको डायग्राम भी बताई थी रिलेटेड टू द मैप ऑफ द रिजेस इन द वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट रिजेस ऑफ द वर्ल्ड, बराबर. उसमें हमने ये रिज के बारे में पढ़ा था. सो द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस आर एसोसिएटेड विद दिस मिड अटलांटिक रिज, जहां पे ये आइसलैंड के जोन्स, सेस्मिक जोन्स एसोसिएटेड है. This ridge is a hotspot of seismic activity because it separates the Eurasian plate and the North American tectonic plates, which are the two important tectonic plates associated with Iceland earthquake. ये भी आपको नोट करना यहाँ पे मैंडेटरी है. Iceland has 33 active volcanoes. समझिएगा, भारत में जहाँ पे एक ही है अंडमान निकोबार में, आइसलैंड में 33 एक्टिव volcanoes है, बराबर, with over 180 eruptions in the last 1000 years. The most violent of the quake, which occurred last year 2024, had a magnitude of 5.2. मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड हम मेजर करते हैं रिचर स्केल पे, एंड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, एंड इंटेंसिटी मतलब कितनी तबाही हुई है उस अर्थक्वेक की वजह से, व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव इंपैक्ट ऑफ दैट अर्थक्वेक. तो अगर हम रिचर स्केल की बात करते हैं, सवेंद्र सिंह फिजिकल ज्योग्राफी क्लियरली इंडिकेट्स दैट रिचर स्केल हैज नो अपर लिमिट. ये चीज एनडीए ने पूछी थी, विच इज एन एग्जाम कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एंड वहां पे बहुत बच्चों ने गड़बड़ की थी, क्योंकि कुछ रेफरेंस किताबों में, बराबर, ये दिया जाता है कि रिचर स्केल एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 to 9. तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि 9 इज द अपर लिमिट फॉर रिचर स्केल, जो कि गलत है. अगर आप ठीक से पढ़ोगे ऑथेंटिक बुक्स को, सवेंद्र सिंह में ये दी है चीज कि रिचर स्केल डज नॉट हैव एनी अपर लिमिट. तो ये 0 to 9 हमारे रेफरेंस के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए लिखा जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो 9 इंटेंसिटी से ज्यादा अर्थक्वेक प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उससे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी. ओके, सो प्रैक्टिकली लॉजिकली अगर हम सोचे तो 0 to 9 हमारे कन्वेंशन के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लिखते हैं, बट दैट्स नॉट द केस. रिचर स्केल जहां पे मैग्नीट्यूड मेजर की जाती है अर्थक्वेक की एनर्जी रिलीज, इट डज नॉट हैव एनी अपर लिमिट, याद रखो, बराबर. सो जो मैग्नीट्यूड था अर्थक्वेक का, दैट वाज अराउंड 5.2 एंड इट स्ट्रक अराउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम द आइसलैंड्स कैपिटल. अब टेक्निकली ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फर्स्ट पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. यहां पे मिड अटलांटिक रिज से एसोसिएटेड है द लोकेशन ऑफ आइसलैंड. मैप में आप नोट कर सकते हो, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट डाइवर्जिंग प्लेट्स है, इसीलिए तो वहीं पे रिज बन रही है. अगर कन्वर्जिंग होती तो रिज फॉर्म होने का चांस ही नहीं था. रिज कहां पे फॉर्म होगी, जहां पे डाइवर्जेंस होगा. तो यहां पे दो एसोसिएटेड प्लेट्स है, यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, एंड दे आर कंटिन्यूअसली अंडर सेस्मिक एक्टिविटीज, मोस्ट सेस्मिक जोन ऑन द अर्थ. नेक्स्ट आर्टिकल, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जिसपे आर्टिकल भी आया था, एडिटोरियल भी आया था. तो वह है क्या चीज, अर्बन हीट आइलैंड ऑकर व्हेन अ सिटी एक्सपीरियंसेस मच वार्मर टेम्परेचर्स देन नियरबाय रूरल एरिया. मतलब अगर आप मान के चलो गांव गए, गांव से जब आप वापस सिटी में आओगे पढ़ने के लिए, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो आपको ऐसे एक्सपीरियंस होगा कि कंपेयर टू योर विलेजेस योर सिटीज आर मच वार्मर एंड मच हॉटर. उसका रीजन क्या है, तो वही फेनोमेनन उन्होंने अर्बन हीट आइलैंड के टर्म्स में बताई है. उसका रीजन सिंपल है. रीजन ये है कि जब आप सिटीज में आते हो तो वहां पे कंक्रीट रोड्स होते हैं, बराबर,
ग्लास स्ट्रक्चर्स ज्यादातर होते हैं, ग्लास बिल्डिंग्स वगैरह, ग्लास स्ट्रक्चर्स ज्यादा यूज किए जाते हैं. सो ऑल दिस थिंग्स कंट्रीब्यूट इन ट्रैपिंग सोलर रेडिएशन. इससे होता यह है कि जो इंसोलेशन होता है, बराबर, इंसोलेशन तो बढ़ेगा नहीं क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही रहेगा, बट जो रेडिएशन ट्रैप हो जाएंगे आपके अर्थ में, आपके एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में, दैट प्रोपोर्शन विल इंक्रीज. क्योंकि कंक्रीट में जो मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, आपका ग्लास, दे आर गुड एब्सॉर्बेंट्स ऑफ रेडिएशंस, सो दे विल ट्रैप मोर एंड मोर रेडिएशंस, एंड उससे क्या हो जाएगा, आपके सिटी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द सराउंडिंग रूरल पॉपुलेशंस और रूरल रीजन्स ऑफ योर सिटी. वहां पे कंपैरेटिवली सीमेंट रोड्स ज्यादा नहीं होते, कंपैरेटिवली ग्लास स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं होते, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सीमेंट्स की बिल्डिंग्स नहीं होती ज्यादातर, तो कंपैरेटिवली वहां पे वार्मर कंडीशंस होती है, जो रेडिएशन ट्रैप होते हैं उनका प्रोपोर्शन भी कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे कंपैरेटिवली कूलर एटमॉस्फेयर रहता है एज कंपेयर टू योर सिटी. सो दिस इज सिंपल फेनोमेनन कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड. नाउ मोर देन 24 cities, ये चीज प्रीलिम्स के लिए गौर कीजिए, more than 24 cities and states are in the process of preparing heat action plans demonstrating the value of using technology driven evidence. अब इस सिलसिले में इसको क्योर करने के लिए 24 सिटीज में जहां पे अर्बन हीट आइलैंड का इंपैक्ट डिवास्टेटिंग दिख रहा है, वहां पे कौन से मेजर्स को इंकॉर्पोरेट किया गया है. सो दैट इज कूल रूफिंग मटेरियल्स, बराबर, उसी के साथ रिफ्लेक्टिव बिल्डिंग मटेरियल्स, different varieties of paints, apart from having vertical gardens, urban forests and green infrastructure, green spaces. तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया है with respect to reducing the urban heat island impact in the mega cities. सिंपल आर्टिकल था ये, बस वो लॉजिक एंड वो कंसेप्ट याद रखिएगा, बाकी कुछ उसमें पूछने लायक इतने डिटेल्स नहीं है प्रीलिम्स के लिए. इट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम. क्रिटिकल मिनरल्स जो चर्चा में थे, जिनका ऑक्शन, जो ऑक्शन के लिए मतलब लेआउट किए गए थे 2024 में, 30 क्रिटिकल मिनरल्स किस सेक्टर में ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के सिलसिले में, सेमीकंडक्टर्स में. तो इन सब सेक्टर्स में आपको क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा मात्रा में, प्रोपोर्शन में लगता है. Now why were this critical mineral blocks auctioned last year? क्योंकि याद रखिएगा, अगर हमें सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ाना है भारत में, अगर हमें इन सारे सेक्शंस में, सारे सेक्टर्स में, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, if we want to be self-reliant and self-dependent for that purpose in these respective sectors, तो हमें अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी इन दिस क्रिटिकल मिनरल्स, एंड उसी को स्पॉन्सर करने के लिए, उसी को एनेबल करने के लिए दीज क्रिटिकल मिनरल्स वर केप्ट ऑन ऑक्शन इन द ईयर 2024. तो वहां पे कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इन 2024 टू बिल्ड अ रेजिलिएंट वैल्यू चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज. रेजिलिएंट वैल्यू चेन मतलब वहां पे सिर्फ सरकार इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को वो पर मतलब दैट इज नॉट मच अफोर्डेबल टू द गवर्नमेंट एज वेल. So we want to encourage and we want to attract more and more private investors in this field, in this investment. So उस कॉन्टेक्स्ट में रेजिलिएंट वैल्यू चेन डेवलप करने के लिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को न्योता दिया था पिछले साल. इसका आउटले था 34,300 crore rupees. The mission aims to encourage Indian PSUs and private sector companies to acquire critical mineral assets abroad and enhance trade with resource-rich countries. मतलब जहां पे ये रिसोर्सेस काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना, उनके साथ डील्स बनाना एंड क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी एंश्योर करना, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी एंश्योर करना. Mines and Mineral Development and Regulating Act of 1975 has been amended in 2023 to increase exploration and mining of critical minerals. तो इसी सिलसिले में एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग विद रिस्पेक्ट टू अवेलेबिलिटी, मतलब क्यों किया था ये अमेंडमेंट भी क्यों किया था, टू इंक्रीज और टू एंश्योर अवेलेबिलिटी, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, जिससे हमें बाकी कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंडेंट रहने की नौबत ना आए. तो उस कॉन्टेक्स्ट में 2023 में मिनरल्स एंड माइंस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957 को भी अमेंड किया गया था. Consequently, the Ministry of Mines has auctioned 24 blocks of strategic minerals. Further, the Geological Survey of India has undertaken 368 exploration projects for critical minerals over past 3 years, with 195 projects currently underway in financial year 2024-25. ये पॉइंट
24 ब्लॉक्स फॉर ऑक्शन, अमेंडमेंट ऑफ 2023 एंड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, उसका आउटले प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाओ। The government of India has already eliminated custom duties, very very important. So सरकार अपनी तरफ से जो चीज पॉसिबल है वो सब करने की कोशिश कर रही है to increase or to ensure self dependence of India in terms of availability of critical minerals. तो ये चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन इंपॉर्टेंट है। 2024-25 में कितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स, दैट इज 195 प्रोजेक्ट फॉर दैट पर्पस। एंड उस कॉन्टेक्स्ट में सरकार ने कस्टम ड्यूटीज भी एग्जेम्प्ट किए हैं फॉर ट्रांसपोर्ट और ट्रेड और एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो करंटली होके गई है इन लास्ट ईयर। सोमालिया फ्लड्स, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कल ही हमने सोमालियन प्लेट के बारे में पढ़ा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, बराबर। तो वहां पे सोमालिया इज अ पार्ट ऑफ हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये जो स्ट्रक्चर है याद रखिएगा, अफ्रीका का ये जो पोर्शन है वो किसी हॉर्न की तरह दिखता है, बराबर। तो इसलिए उस रीजन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। तो आपका जो सोमालिया लोकेशन है वो भी इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। सो सोमालिया फ्लड्स, इट इज अ, जस्ट गिव मी अ मिनट, it is a country side flood, okay, it is a country situated in the horn of Africa. It has longest coastline on Africa's mainland. It has been described as Africa's most culturally homogeneous country. अफ्रीका की सबसे कल्चरली होमोजेनस कंट्री कौन सी है? तो वो है सोमालिया। फाइन। कैल मैडो इज अ माउंटेन रेंज एंड it features Somalia's highest peak, Shimbiris. The floods in the Horn of Africa are attributed to two climate phenomena, that is El Nino impact and Indian Ocean dipole. तो इंडियन ओशन डाइपोल जो हुआ था इंडियन ओशन रीजन में, बिकॉज ऑफ एल नीनो इम्पैक्ट, इन दो चीजों की वजह से ये फ्लड हुआ था। इट वाज एक्सपीरियंस्ड इन द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इन सोमालिया। तो यहाँ पे मैप इंपॉर्टेंट है, मैप एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, एंड दीज सम फैक्चुअल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द फ्लड इन अफ्रीका। नेक्स्ट आर्टिकल, लिपुलेखा पास, which was in news last year. The pilgrims, the first batch of pilgrims was taken to Gunji camp by helicopter from Naini Saini airport. The old Lipulekha pass is located in the Vyas valley of Pittorgarh district in Uttarakhand. हम सबको पता है लिपुलेखा पास जो है it is associated with the state of Uttarakhand. It is associated with the sacred Mansarovar lake. बराबर? It is a part of Kailas Mansarovar Yatra, a sacred pilgrimage site for Hindus, and it is inhabited by Bhutia type of population, Bhutia type of people. ये भी याद रखिएगा settlement and tribes के context से. So this location, Lipulekha Pass, which is important sacred and spiritual location in Mansarovar, Uttarakhand, is inhabited by which communities? That is Bhutias. Okay? यहाँ पे पास के context से अगर हम देखें तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर क्या है विद रिगार्ड टू पासेस। यहाँ पे आप देख सकते हो नीति पास, माना पास, बालचाधुरा पास एंड लिपुलेखा एसोसिएटेड विद उत्तराखंड। यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे डिजाइन हो सकते हैं याद रखिएगा। सीक्वेंसेस मेजॉरिटी पूछे जा सकती है आपको। अरेंज द रिस्पेक्टिव पासेस, जो कि पीवाईक्यू है ऑलरेडी यूपीएससी में। अरेंज द रिस्पेक्टिव पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो उस कॉन्टेक्स्ट में शिपकिला हिमाचल प्रदेश का, उसके बाद थंगला, माना, नीति, बालचाधुरा एंड लिपुलेखा। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ पासेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे आप वेस्ट टू ईस्ट की तरफ जाते हो उत्तराखंड से होते हुए, व्हाट इज द सीक्वेंस और व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ पासेस, वो सीक्वेंस पूछी गई थी एक बार। यहाँ पे और एक सीक्वेंस है, नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस, जो आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद अगर आप सिक्किम एंड हिमाचल का एंगल देखते हो, हिमाचल में 3-4 इंपॉर्टेंट पासेस है जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो आपको क्लियर एंड शॉर्ट करना है एक ही बार। कुल्लू एंड स्पीति को ज्वाइन करने वाला है देपसा पास, रोहतांग। लाहौल स्पीति को ज्वाइन करने वाला पास है कुंजम। जो पास हिमाचल प्रदेश को तिब्बत के साथ जोड़ता है, चाइना के साथ जोड़ता है, दैट इज शिपकिला, जहां से सतलज नदी इंडिया में एंटर करती है। जो पास हिमाचल प्रदेश को लद्दाख के साथ ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, दैट इज बारालाचा। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये चारों हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जहां पे मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कई बार, तो वो कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिएगा। कुल्लू स्पीति रोहतांग या फिर देपसा, लाहौल एंड स्पीति वैली कुंजम,
हिमाचल प्रदेश तिब्बत शिपकिला, हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख बारालाचा पास। फाइन। उसके बाद सिक्किम में याद रखिएगा इंडो चाइना बॉर्डर पे जो पास है जो सिक्किम के साथ एसोसिएटेड है दैट इज नथुला। नॉर्थ टू साउथ अगर सिक्किम की बात करते हैं तो सबसे ऊपर है नकुला, उसके नीचे है इंडो चाइना बॉर्डर वाला नथुला एंड नीचे सबसे नीचे है जलपला। And Nathula and Jalapla are associated with this Chumbi Valley between Sikkim and Bhutan. Okay, that is important for your prelims. उसी के साथ ये डायग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कारगिल से लेके लेह में जाना है, बराबर, तो आपको कौन से पास से होके गुजरना पड़ेगा? फोटूला पास। इफ यू वांट टू एंटर गिलगिट रिवर विच इज इन पाकिस्तान, तो उसके लिए आपको बोरजिल पास को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। Your Chenab and Ravi rivers. Chenab river is associated with Baralacha. Your Ravi river is associated with Rohtang Pass. Jawahar tunnel is associated with Banihal Pass. अगर आपको अगर आपको सियाचिन की तरफ जाना है, आपको कौन से पास से होके गुजरना पड़ेगा? खारदुंगला पास which is associated with Ladakh range of your Trans Himalayas. तो यहाँ पे काफी पोटेंशियल क्वेश्चंस डिजाइन हो जाते हैं आपके यूपीएससी के। एंड उसी के साथ इंपॉर्टेंट ओरिजिन पासेस एंड स्टेट्स एसोसिएटेड एंड द रिवर्स, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो शिपकिला पास है वहां से गुजरती है आपकी, ओरिजिनेट होती है आपकी सतलज रिवर। जो आपका बारालाचा पास है हिमाचल प्रदेश में, ओरिजिन पॉइंट फॉर चेनाब रिवर, रोहतांग, बियास एंड रावी रिवर। एंड जो आपका लिप्पू लेखा पास है उत्तराखंड में, वहां से ओरिजिनेट होती है आपकी काली रिवर, या फिर जिसको महाकाली भी बोला जाता है, बराबर। सो इंपॉर्टेंट पासेस एंड द ओरिजिन ऑफ द रिस्पेक्टिव रिवर्स एसोसिएटेड विथ विच स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस इज योर इंपॉर्टेंट चार्ट, प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाओ। सो यस, बाय दिस वी कम टुवर्ड्स एंड ऑफ टुडेज सेशन। तो यहाँ पे जो 2024 के इंपॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट्स थे, प्रीलिम्स पॉइंटर्स थे, करंट न्यूज थे, जो हिंदू न्यूज़पेपर का हिस्सा रहे थे, वो हमने कवर किए हैं फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज डिस्कशन में थी, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है, सेंसस है, वो अपकमिंग सेशन में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मंडे को। बट ये जो 2 सेशंस हमने कंडक्ट किए, दैट इज कल का सेशन एंड आज का सेशन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ योर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट करंट, यहाँ पे हमने उस आर्टिकल को देखा, उसके प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्ट्स को जाना, यानी कि कौन से एंगल से सवाल डिजाइन हो सकता है, यूपीएससी ने पहले कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, फैक्चुअल चीजों को ध्यान में रखते हुए, मैप एनालिसिस को भी हमने यहाँ पे नोट किया था। सो सारे एंगल्स जो यूपीएससी डिजाइन कर सकती है करंट इवेंट्स के बेसिस पे, उनको हमने इन 2 पार्ट्स में कवर किया है रिगार्डिंग योर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट सिलेबस। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट ऑन अपकमिंग मंडे, बराबर, at that time we will be discussing on important species, wildlife species, उनके census, उनके projects, उनके conservation, उनके difference points, उनके features, bird species, जो सारे आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए रिक्वायर्ड है। So as of today यहाँ पे मैं रुकती हूँ। I conclude this session and I take your leave for this week. Thank you. Hope to meet you coming Monday live at 8 PM morning. Thank you.